हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको पुष्पा मूवी। आई नो आप सभी ने इस मूवी को देख लिया होगा, पर 10 में से एक ना एक तो ऐसा होता है जो मूवी को नहीं देख पाता है। और पुष्पा 2 मूवी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुष्पा का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक दमदार मूवी के साथ कड़क विजुअल इफेक्ट और साथ में ऐसी अनसुनी पहेलियाँ जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इसके सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। और अब इतनी तारीफ करने के बाद टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं हम एक्सप्लेनेशन की ओर। इंडिया से कोसों मील दूर जापान में एक प्रथा है जहाँ पर दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे सामान गिफ्ट करता है, और इनके अंदर इनका एक पौराणिक बाजार काफी ज्यादा फेमस है जो कि बनता है लाल चंदन की लकड़ी से। मगर ये लकड़ी जापान में नहीं, चाइना से इम्पोर्ट करके मंगाई जाती है। लेकिन इस लकड़ी को चाइना के बॉर्डर पर लाने के लिए इसे इंडिया के मद्रास से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और मद्रास से सभी चेक पोस्ट फ्रेंड सभी लकड़ियों को निकालने का काम सिंडिकेट नामक एक टीम को दिया गया है, जो कि शेषाचलम के जंगलों से इस लाल चंदन यानी कि महंगी लकड़ी को निकाल कर जापान तक इंपोर्ट करवाते हैं। और इसी के साथ एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि पुष्पराज की, जो कि अपने ट्रक के अंदर लाल चंदन की लकड़ी को भरकर शेषाचलम के जंगलों से भाग रहा होता है, मगर उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि जिसमें पुलिस उसका रास्ता रोक लेती है, तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 10,000 लो और पूरा गेम सुलटा दो, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो कहता है कि 10 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 30, 30 नहीं तो 40, अरे कम से कम 50 में तो मानो। तब पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे पीट पीट कर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। तब पुष्पा उन्हें कहता है कि 1 लाख कैसा रहेगा, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारी पूरी मंडली को 1 लाख बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति 1 लाख। ये लाइन सुनते ही सारी पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि साहब आप हो कौन, वैसे इन जंगलों में आना कैसे हुआ। तो वो कहता है कि पुष्पा नाम है मेरा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने काम से काम रखो। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पीछे, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि पुष्पा नाम का एक आदमी मील में काम कर रहा है और ब्रेक टाइम में एक कुर्सी पर बैठकर अपने टांग पे टांग रखकर चाय में टोस्ट डालकर खा रहा होता है। तभी वहाँ पर मील का मालिक पहुँचता है और वो मैनेजर को कहता है कि बाहर आदमी कौन बैठा हुआ है जो टांग पे टांग रखकर चाय पी रहा है, इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। तब वो मैनेजर आकर पुष्पा से कहता है कि भाई आखिर तुम मालिक के सामने इस तरीके से कैसे बैठ सकते हो, काफी गुस्सा हो रहे हैं वो। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि तो वो ये कहता है कि ये दाया पैर भी मेरा है और बाया पैर भी मेरा है, तो तेरे मालिक को किस बात की प्रॉब्लम हो रही है, जो भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, अगर तुझे मेरा तरीका नहीं पसंद तो मुझे तेरी नौकरी नहीं पसंद, संभाल आज से तेरी नौकरी। वहीं दूर खड़ा एक केशव नाम का शख्स उसे देख रहा होता है और वो भी सोचता है कि मुझे भी अब अपने मालिक को बदल लेना चाहिए, और तब से वो उसके साथ हो जाता है। गाँव में पुष्पा की माँ पर कर्ज बहुत ज्यादा था, इसलिए हर वक्त मुनीम आकर उसकी माँ को धमकाता था कि आखिर मेरा पैसा कब देगी, इतने महीने हो गए हैं। तो पुष्पा अपनी भैंस को 5,000 में बेचकर उस मुनीम को उसके पैसे चुकाता है, और साथ में ये भी कहता है कि जब तूने पैसे मांगे थे तो पूरे गांव के सामने जलील किया था, और आज तुझे पैसे मिल गए हैं तो तुझे हर किसी के सामने जाकर ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे पुष्पा ने पैसे दे दिए हैं। जाते वक्त वो मुनीम उससे कहते हुए जाता है कि या तो तेरी अकड़ तुझे जमीन में मिला देगी या फिर इस दुनिया का राजा बना देगी। अगले दिन फिर जब पुष्पा अपनी दिहाड़ी के लिए गाड़ी का वेट कर रहा होता है, तब वहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती है, एक 100 की और एक 1000 की। फिर पुष्पा केशव से पूछता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। फिर केशव उसे बताता है कि 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे और 1000 में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन जान को खतरा रहेगा। पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे 1000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है, जहाँ पर वो गाड़ी उन्हें मद्रास के शेषाचलम जंगलों में लेकर जाती है। सबसे पहले वहाँ का पुजारी सभी दिहाड़ी मजदूरों की पूजा करवाता है, और फिर नए काम की शुरुआत के लिए सभी दिहाड़ी मजदूर जंगल की लाल चंदन की लकड़ी को काटने लगते हैं। अब जहाँ पर इलीगल काम होता है वहाँ पर पुलिस तो होनी ही थी, इसलिए वहाँ पर गोविंद नाम का पुलिस पहुंचकर सारे इलीगल काम को रुकवाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पुष्पा कहता है कि हमने इतनी मेहनत करी और बिना अपना फायदा लिए हम नुकसान की घड़ी पर कैसे पहुंच सकते हैं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और उसका फेमस डायलॉग मैं झुकेगा नहीं साला। फिर गोविंद सबसे आकर पूछता है कि आखिर तुमने माल कहाँ पर छुपाया है। फिर पुष्पा उसे कहता है कि भाई साहब आप माल लेने के लिए आए हो या जो मिला उसे बरामद करने के लिए आए हो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपकी 1 गोली चलेगी और हमारी यहाँ पर 7 कुल्हाड़ियाँ चलेगी। डर के मारे गोविंद वहाँ से जाना ही सही समझता है, क्योंकि इस वक्त उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। और इस तरह पुष्पा धीरे धीरे उन सभी लोगों का लीडर बन चुका था। केशव भी अब उसकी बातों में आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। जब अपनी दिहाड़ी लेने के लिए पहुंचा तो मैनेजर उसे कहता है कि केशव तू तो अपना पैसा ले चुका है, दूसरी बार किसका पैसा लेने के लिए आया है। तो केशव यहाँ पर उसे कहता है कि वो जो दूर पैर पे पैर रखकर बैठे हुए हैं, जो बीड़ी को फूक रहे हैं, वो अपना मालिक है, बोले तो अपना दोस्त है, तो मैं यहाँ उसकी दिहाड़ी लेने के लिए आया हूँ। मैनेजर कहता है कि जा दे दे उसे, लेकिन उसकी अकड़ ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। उनकी ये बातें चली रही थी कि तभी
गोविंद अपनी पुलिस टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। मगर पुष्पा ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर आज डर गया तो समझो मर गया। वो गाड़ी के अंदर सारी लकड़ी के पट्टे डाल देता है और उस ट्रक को खुद ही चलाने लगता है और उसके पीछे काफी सारी पुलिस पड़ती है। लेकिन एक वक्त के बाद वो उन्हीं के सामने खड़ा होकर बोलता है कि बहुत गर्मी हो रही है, चलो लस्सी पीते पीते बात करते हैं, चलो पुलिस स्टेशन में आ जाओ। जहाँ पर पुलिस वाले उसकी खूब कुटाई करते हैं, उसे खूब पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि बता तूने सारी लकड़ियाँ कहाँ रखी हैं। तब पुष्पा कहता है कि अगर मैंने बताया तो मालिक मुझे मार देगा। फिर पुलिस पूछती है कि मालिक कौन है, तो पुष्पा कहता है मालिक तो मैं ही हूँ। आखिर मुझसे बड़ा इस जिले के अंदर मालिक और कौन हो सकता है। और यहाँ काफी पिटाई के बाद भी पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता है कि आखिर उसने लकड़ियों से भरा हुआ ट्रक कहाँ पर डाला। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो उससे कहता है कि ये अपना मुंह ऐसे ही नहीं खोलेगा। वो उससे पूछता है कि बता तेरा पूरा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पा राज। तो पुलिस वाला पूछता है कि तेरे पिता का नाम क्या है। अब यहाँ पर उसे उसके पिता का नाम पूछकर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ एक स्कूल में दाखिला लेने के लिए गया था। तो उसके नाजायजपन की वजह से उसके बड़े भाई आके कह देते हैं कि तू तो एक नाजायज औलाद है, हमारे पिता तेरी माँ के घर 2-3 बार चाय पीने क्या गए, तूने तो हमारा नाम मुलेठियों से जोड़ दिया, तेरा नाम सिर्फ पुष्पा राज है, बोल तेरा क्या नाम है। फिर वो बच्चा डरते हुए कहता है पुष्पा। तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बोल तेरा नाम क्या है। तो वो बच्चा चिल्लाकर बोलता है पुष्पा राज और इस तरीके से बोलता है कि उसका वो कंधा हमेशा के लिए ऊपर हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन पूरी मूवी के अंदर हमें पुष्पा का कंधा ऐसा दिखाया गया है। खूब सारी पिटाई के बाद भी पुष्पा उन्हें कुछ नहीं बताता और तभी ट्रक के मालिक उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये थी रेड्डी गैंग जो कि 3 भाइयों के थ्रू चलाई जा रही थी। सबसे छोटा था जॉली रेड्डी जिसका काम था सिर्फ शबाब और शराब। उसके बाद था उसका बड़ा भाई जक्का रेड्डी, धंधे में सबसे तेज और होशियार वही था क्योंकि सारा काम वही देखता था। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाई जो कि सबसे खूंखार था जिसका नाम था कोंडा रेड्डी। इन दुश्मनों से अपना बदला लेने के लिए इन्होंने जिस जीप में बम डाला उस जीप में इनका हाथ भी चला गया, लेकिन बदला तो वो लेकर ही रहे। और यही रेड्डी गैंग शेषाचलम के जंगलों से इस लाल चंदन को जापान तक इम्पोर्ट करवाने का काम करती है। जॉली उससे कहता है कि आखिर तूने हमारा माल कहाँ पर छुपाया है, जल्दी से हमें बता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमने भी इससे खूब पूछा लेकिन इसने हमें कुछ नहीं बताया। तो पुष्पा यहाँ पर कहता है कि पुलिस वाले साल का कितना कमाते हैं, 60,000। तुमको बताता तो मुझे कितना मिलता, अगर मैं इनको बताऊंगा तो मुझे कम से कम कुछ मिलेगा तो सही। फिर पुष्पा रेड्डी गैंग से कहता है कि तुम मुझे 5 लाख दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हारी लकड़ियां कहाँ छुपाई है। तो जॉली यहाँ पर चिढ़ जाता है और वो उसे कहता है कि तेरे जैसे को मैं 5 लाख क्या, मैं तुझे 5 कौड़ी भी नहीं दूंगा, ज्यादा बोलेगा तो मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगा। तू जानता नहीं कि हम कोंडा रेड्डी के आदमी है। तो पुष्पा यहाँ पर कहता है कि लकड़ी का पता अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या कोंडा रेड्डी यहाँ पर आकर बताएगा। और फाइनली रेड्डी गैंग को यहाँ पर पुष्पा की बात माननी पड़ती है, जहाँ पर उन्हें पुष्पा लेकर जाता है उसी सुनसान जंगल के अंदर एक छोटे से कुएं के पास, जहाँ पर वो अपना ट्रक लेकर जा रहा था। तो पुलिस से बचने के लिए उसने अपना लकड़ी से भरा ट्रक उसी कुएं के अंदर डाल दिया। इसका शानदार दिमाग देखकर जक्का रेड्डी उसे 5 लाख रुपए दे देता है। और वापस जाने के लिए जब पुष्पा उसी गाड़ी में बैठ रहा था तब जॉली उसे बोलता है कि तू दिहाड़ी मजदूर है, तेरी यहाँ पर औकात नहीं, और उसे 20 रुपए पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। इस बात पर पुष्पा को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। तो पुष्पा केशव से कहता है कि ये गाड़ी कितने की आती है। तो केशव उसे कहता है कि ये डिब्बा लगभग आ जाएगा 5 लाख का। तो पुष्पा कहता है कि जा मेरे लिए भी लाल कलर की ऐसी वैन लेकर आ। तो केशव कहता है कि अगर ये सारे पैसे हमने खर्च कर दिए तो हम तो गरीब हो जाएंगे, मतलब हमको फिर से दिहाड़ी करनी पड़ेगी। तो पुष्पा कहता है कि बात यहाँ पर ईगो पे आ चुकी है, जब मैं गाड़ी में आया था तो मैं जाऊंगा भी गाड़ी में ही। तो केशव बिल्कुल हूबहू लाल कलर की दिखने वाली वैन उसके लिए लेकर आता है, जहाँ पर वो उसकी माँ को भी उसकी गाड़ी दिखाता है और ये तीनों ही बहुत खुश होते हैं। अब पुष्पा जग्गा रेड्डी के घर जाता है क्योंकि उसने ही उसको बुलाया था। तब हम वहाँ पर जॉली और जग्गा रेड्डी के बड़े भाई कोंडा रेड्डी को देखते हैं, जो कि इस बिजनेस के हर गलत काम को संभालता था और उसके लिए लोगों को मारना काटना बहुत ही आम बात थी। लेकिन बस एक ही बात थी कि इसी मारकाट में उसने अपना एक हाथ गवा दिया था। कोंडा रेड्डी अपने आदमियों को मार रहा होता है क्योंकि उनकी वजह से ही उसका माल पकड़ा जाने वाला था। आदमी लोग बताते हैं कि ट्रक से माल ले जाने पर बहुत ही खतरा रहता है और इतने सारे चेक पोस्ट पड़ते हैं कि माल पकड़ा ही जाता है। तो तभी बीच में पुष्पा बोलता है कि गाना गाना ना आता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि गाना ही खराब है, और जो काम ये नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। जॉली रेड्डी और बाकी सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि वो उसे मामूली मजदूर ही समझ रहे थे। तब पुष्पा अपना आइडिया कोंडा रेड्डी को बताता है और कोंडा रेड्डी उसका आइडिया सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। पुष्पा का आइडिया ये था कि जिस ट्रक में दूध ले जाया जाता है उसे आधे से काट देना, उसमें लाल चंदन भरकर उसको सील कर देना और उसके ऊपर से दूध डाल देना, तो कभी कोई समझ ही नहीं पाएगा कि उसके अंदर लाल चंदन भरकर ले जाया जा रहा है। इसी आइडिया को अपनाते हुए पुष्पा लाल चंदन की तस्करी करने लग जाता है। अब गोविंद समझ भी नहीं पाता कि क्या घोटाला चल रहा है। अब एक दिन पुष्पा दूध भरवाने के लिए
लिए एक जगह पर जाता है। तभी वहाँ पर उसे श्रीवल्ली नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उससे अट्रैक्टिव हो जाता है। उसकी आंखें उस पर ही जाकर अटक जाती है, जैसे कि उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। अब पुष्पा काम के बहाने डेली ही उसे आकर वहाँ देखने लग जाता है और उम्मीद करता है कि श्रीवल्ली भी उसे वैसे ही देखे जैसे वो उसे देखता है, लेकिन श्रीवल्ली उसकी तरफ कभी भी एक झलक भी नहीं देखती। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर श्रीवल्ली अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाती है, लेकिन टिकट्स बहुत महंगी बिक रही होती है कि तभी वहाँ पर केशव आता है और वो आकर कहता है कि मैं तुम्हें टिकट के पैसे दूंगा, लेकिन श्रीवल्ली को पुष्पा को देखकर मुस्कुराना होगा। अब उन सभी को अपने फेवरेट हीरो की मूवी देखनी थी और उन्हें मुस्कुराने का पैसा मिल रहा था, तो श्रीवल्ली ऐसा करने के लिए मान जाती है। अगले दिन देखते हैं कि श्रीवल्ली पुष्पा के पास जाने लगती है और उसे देखकर मुस्कुराती है, जिसे देखकर पुष्पा काफी खुश हो जाता है और ये सोचने लगता है कि श्रीवल्ली भी उसे प्यार करने लगी है। वो तुरंत ही श्रीवल्ली के पास पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए बातें करना स्टार्ट कर देता है। तभी श्रीवल्ली उसे सब कुछ बता देती है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे मुस्कुराने के लिए पैसे दिए थे, इसीलिए मैं मुस्कुरा रही थी, वरना मैं तुम्हें भाव भी नहीं देती। अब ये सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फ्रेंड केशव को मारने लगता है, लेकिन तभी वो ये कहता है कि वो 1000 रुपए में मुस्कुराने के लिए मान गई तो उसे 5000 रुपए दे दो और उसे कहो कि वो मुझे किस करे। केशव ये सुनकर बहुत ही भौचक्का हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पुष्पा ने कहा था कि वो एक लड़की है, किसी की जागीर नहीं कि उसे पैसे देके हासिल कर लिया जाए, लेकिन अब खुद पुष्पा ही ऐसा करने के लिए कह रहा था। अब हम देखते हैं कि डीएसपी गोविंद दूध के नीचे लाल चंदन छुपा कर ले जाने वाली तरकीब को पकड़ लेता है। अब वो दो आदमी को धर दबोच लेता है और दोनों ही आदमी काफी डर जाते हैं और वो बोल देते हैं कि ये सब पुष्पा का ही आइडिया था। गोविंद उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे खबरी का काम करना होगा और सारा माल कहाँ आता है और कहाँ जाता है ये सब मुझे बताना होगा और उसके लिए तुम्हें 50 लाख मिलेगा। पैसों का लालच सुनते ही वो दोनों मान जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि श्रीवल्ली 5000 में पुष्पा को किस करने के लिए मान गई थी, तो वो पुष्पा के पास आती है। फिर दोनों लोग किस करने के लिए अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी श्रीवल्ली रोने लग जाती है और कहती है कि मेरा बिल्कुल भी करने का मन नहीं है, लेकिन मेरी सहेलियों ने पैसों के चक्कर में मुझे भेज दिया, लेकिन मैं मेरी पहली किस अपने पति को ही देना चाहती हूँ। श्रीवल्ली अब जोर जोर से रोने लग जाती है और तभी उसकी दोस्त वहाँ से उसे ले जाती है। फिर पुष्पा कहता है कि मैंने उसे पैसे दिए हैं तो मैं उससे किस लेकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उसका पति ही क्यों ना बनना पड़े। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मंगल शिरू होता है और यही मेन आदमी होता है जिसे सब लोग अपना माल बेचते हैं और मंगल शिरू बाकी बड़े सप्लायर्स को उनका माल बेचता था। मंगल शिरू अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता था और अगर कोई उसे धोखा दे तो उसे मौत के घाट भी उतार सकता था। मंगल शिरू कोंडा रेड्डी के पास आता है और उससे सारा माल छुपाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको शक था कि पुलिस उसके माल को ढूंढ रही है। कोंडा रेड्डी पूरा माल अपने खुफिया अड्डे पर रखने के लिए मान जाता है, क्योंकि कोंडा रेड्डी मंगल शिरू को ही अपना माल बेचता था, इसीलिए उससे अच्छे संबंध बनाए रखना ही जरूरी था। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मॉर्गलिस होता है और वो मंगल शिरू का साला होता है, जो कि मंगल शिरू के लिए मार काट का काम करता था। मंगल शिरू को चिंता थी कि कहीं उसका माल यहाँ भी पकड़ा ना जाए, तो कोंडा रेड्डी बताता है कि पुष्पा नाम का एक लड़का मिला है जो कि इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जब से उसने काम संभाला है हमारा माल पुलिस के हाथों नहीं लग पाया है। अब एक दिन पुष्पा उस अड्डे पर आता है और देखता है कि वहाँ कोई भी काम नहीं कर रहा है। पुष्पा के पूछने पर पता चलता है कि जॉली रेड्डी ने यहाँ अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया है, इसीलिए कोई काम नहीं हो पा रहा। पुष्पा जब कमरे में जाता है तो देखता है कि एक लड़की वहाँ बैठी हुई थी जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पुष्पा यहाँ समझ जाता है कि ये हालत जॉली ने ही की होगी, तो वो लड़की को अपनी शर्ट उड़ाकर उसे घर छोड़ने के लिए कह देता है। तभी पुष्पा के पास कोंडा रेड्डी का फोन आता है और बताता है कि पुलिस को हमारे अड्डे के बारे में पता चल गया है, तो किसी भी तरह हमें सारे माल को वहाँ से हटाना होगा। अब वहाँ पर हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो इन्हें इतने कम टाइम पर हटा पाना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन तभी पुष्पा को एक आइडिया आता है और वो लकड़ियों को नदियों में फेंकने लगता है और वहीं केशव को पैसे देकर भेज दिया होता है कुछ करने के लिए। सारे मजदूर लाल चंदन की लकड़ियों को नदी में फेंकना शुरू कर देते हैं और पुलिस के आते आते सारी लकड़ियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। उधर केशव एक डैम के पास पहुँच जाता है और पैसे देकर डैम को बंद करवा देता है और तब सारी लकड़ियाँ वहीं पर आकर जमा हो जाती है और पुष्पा ने जो दिमाग लगाया था उसमें कामयाबी मिल जाती है। अब डीएसपी गोविंद को वहाँ पर लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसका गुस्से का पारा चढ़ जाता है, जिस बात के लिए वो पुष्पा से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तब पुष्पा कहता है कि दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है, इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दी है और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी और हम सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गोविंद कहता है कि भले ही तू जीत का जश्न मना
हार ले, लेकिन आने वाले समय में तू हार का मातम ही मनाएगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। पुष्पा ने जो करोड़ों का माल पुलिस से बचाया था उसके लिए वो सबका हीरो बन चुका था। तो उसी खुशी में मंगलशिरू एक पार्टी रखता है जहाँ पर सभी बड़े गुंडे और मंत्री आए हुए होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि मंगलशिरू अपने माल को 1 करोड़ में बेचता है और हम सबको सिर्फ 25 लाख ही देता है। तो इस तरह से वो सारे पैसे सिर्फ अपने पास रख रहा है। ये सारी बात पुष्पा सुन लेता है और वो जाकर कोंडा रेड्डी को बताता है और कहता है कि हमें और ज्यादा पैसे की डिमांड करनी चाहिए। तो कोंडा रेड्डी कहता है कि हम ऐसे ही पैसे बढ़ाने की बात नहीं कर सकते, वरना उसे बुरा लग गया तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। लेकिन तुम जाकर उससे बात कर सकते हो और अगर वो मान गया तो आधा हिस्सा तुम्हारा हुआ। अब पुष्पा उस टाइम कोई एक्शन नहीं लेता और उस बात को टाल देता है, क्योंकि उस समय वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसी पार्टी में श्रीवल्ली के पिता भी आए हुए थे, क्योंकि वो भी कोंडा रेड्डी की पार्टी में काम करते थे। केशव उनसे कहता है कि पुष्पा आपकी लड़की के लिए सही रहेगा। वो मुलेटी वेंकट रमन का छोटा बेटा है। पुष्पा के जो पिताजी थे वो एक टाइम पर बहुत ही जाने माने आदमी थे, तो उनका नाम सुनते ही श्रीवल्ली के पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पुष्पा और उसकी माँ श्रीवल्ली के घर शादी के लिए आ गए होते हैं और सभी लोग काफी खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर पुष्पा का सौतेला भाई मोहन आ जाता है और वो सभी लोगों के सामने कहता है कि पुष्पा एक नाजायज औलाद है और उसका मेरे पिता से कोई संबंध नहीं है। वो ऐसे ही पुष्पा की माँ की भी बेइज्जती करते जा रहा होता है, जिससे कि पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है। इसी झड़प में पुष्पा की माँ को चोट आ जाती है, तो पुष्पा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। पुष्पा के सौतेले भाई ने बचपन से लेकर आज तक जो पुष्पा के साथ गलत किया था, तो उसको देखते हुए वो कसम खाता है कि अब चाहे जो हो जाए वो बड़ा आदमी बनकर रहेगा और किसी के आगे कभी झुकेगा नहीं। तो पुष्पा सीधे मंगलशिरू के पास जाता है और उसे कहता है कि जो माल हम बेचते हैं उसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मैं माल चेन्नई जाके डायरेक्ट मुर्गन को बेचूंगा। पुष्पा उन्हीं लोगों के सामने उनके फोन से मुर्गन को कॉल लगा देता है और डायरेक्ट उसे ही माल बेचने की डील कर लेता है। इस बात से मंगलशिरू को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, तो उसके गुंडे पुष्पा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक एक करके सब धराशायी हो जाते हैं। पुष्पा जाते जाते कहता है कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। अब पुष्पा 5 टन लाल चंदन को लेकर डायरेक्ट मुर्गन से मिलता है और उससे हर एक टन के लिए 1.5 करोड़ की डील फिक्स कर लेता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को बिना बताए ही मुर्गन से मिलने आ गया था, लेकिन पुष्पा जब उसने कीमत बताता है तो कोंडा रेड्डी भी इसके लिए हाँ कर देता है और तब पुष्पा कोंडा के बिजनेस का आधा हिस्सेदार बन जाता है। अब जॉली रेड्डी को उन 2 लोगों के बारे में पता चल गया था जिन्होंने डीएसपी गोविंद को खबर दी थी उनके अड्डे की, तो वो उनको पकड़ के बहुत मारता है और उन 2 में से एक तो श्रीवल्ली के पिता होते हैं। जॉली रेड्डी को पता चलता है कि उस आदमी की एक बेटी है जो कि उसे पहले से ही पसंद थी। जॉली श्रीवल्ली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें सच धज के मेरे पास आना होगा और मेरे साथ एक रात बितानी होगी, नहीं तो मैं तेरे पिता को मार डालूंगा। श्रीवल्ली अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए ऐसा करने के लिए वो तैयार हो जाती है। श्रीवल्ली तैयार होने के बाद जॉली के पास नहीं बल्कि पुष्पा के पास जाती है और तब उसे वो पूरी बात बता देती है। उन दोनों की शादी के टाइम पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद पुष्पा ने श्रीवल्ली के आसपास भी जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि श्रीवल्ली उसे प्यार नहीं करती। लेकिन फिर श्रीवल्ली बताती है कि उसने जब उसे पहली बार देखा था तभी पसंद कर लिया था, इसीलिए वो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन उसने पहले ये कहा था कि वो सब कुछ अपने पति के साथ करना चाहती है, तो मैं तुम्हें ही अपना पति मानती हूँ, इसलिए आज रात मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद मैं जॉली के पास चली जाऊंगी। पुष्पा भले ही मुंह बनाकर बैठा था पर वो प्यार तो श्रीवल्ली से करता ही था, तो वो कहता है कि मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर जॉली के पास जाता है और वो उसे धोकर कपड़े की तरह निचोड़ देता है। जॉली मरी हुई हालत में पुष्पा से कहता है कि मैं ये बात अपने भाई को नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं खुद तुमसे बदला लूंगा, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। पुष्पा जॉली को एकदम हल्के में लेते हुए श्रीवल्ली के साथ आराम से वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जॉली हॉस्पिटल में बिल्कुल अधमेरी हालत में पड़ा हुआ होता है, पर वो अपने भाई को नहीं बताता कि उसकी ये हालत किसने करी। हम देखते हैं कि केशव परेशान हो रहा होता है कि कहीं कोंडा रेड्डी को पता न चल जाए कि जॉली को पुष्पा ने ही मारा है, नहीं तो तब कोंडा रेड्डी मौत बनकर उनके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन पुष्पा को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी वहाँ पर आ जाता है और पैसे लेने के लिए पुष्पा को साथ में चलने के लिए कहता है। फिर अगले दिन पुष्पा और कोंडा रेड्डी साथ में निकल जाते हैं, पर यहीं पर कोंडा रेड्डी उसे बंदी बना लेता है और उसके मुंह को भी ढक देता है। और कोंडा रेड्डी जब उसके मुंह पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कोंडा रेड्डी के ऊपर ही कोई गोली चला देता है और उसकी वहीं पर
पर मौत हो जाती है। दरअसल ये गोली मंगलशिरू के साले ने चलाई थी। आगे हमें इस मूवी की सबसे बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है, जिसमें पुष्पा उन सभी को मार देता है और वो जग्गा रेड्डी को बचा लेता है, क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर था। और जब ये बात मंगलशिरू को पता चलती है कि उसका साला मर चुका है, तब वो आग बबूला हो जाता है और अगले ही दिन एमएलए के साथ बैठक करवाता है। एमएलए के सामने पुष्पा कहता है कि ये सारी गलती मंगलशिरू की है। दरअसल हम उनसे लकड़ियों के बदले में ज्यादा पैसे मांग रहे थे, पर मंगलशिरू ने हमें कम पैसे दिए, जबकि इन लकड़ियों की कीमत करोड़ों में है। साथ ही वो उनसे कहता है कि मैं इन लकड़ियों को इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये लकड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये लकड़ी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ हमारे इलाके में ही पाई जाती है। तब एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है और कहता है कि अब पुष्पा के अंडर ही सारा काम होगा। अब लकड़ियों का काम बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू हो गया था और इंडिया के कोने कोने में ये लकड़ियां पहुंचने लगी थी और पुष्पा यहाँ पर बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और अब पुष्पा के टक्कर में भी कोई नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो कि एक जाना माना पुलिस वाला था और उसने ऐसे क्रिमिनल को काफी बार निपटा दिया है। और फाइनली वो दिन आ ही गया जब पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी होने वाली और शादी का कार्ड वो नए एसपी को भी देने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ जाकर वो उसे कार्ड तो दे देता है और साथ ही उसे 1 करोड़ रुपए रिश्वत भी देता है और उससे कहता है कि ये 1 करोड़ रुपए हर महीने आपके पास पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत पुष्पा की जमकर बेइज्जती कर देता है और इसके कारण पुष्पा को अंदर ही अंदर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आगे हम देखते हैं कि भंवर सिंह शेखावत की पुष्पा हर एक बात मानने लगा था, जैसे पुष्पा उसकी कठपुतली बन गया था। अब वो दिन भी आ गया कि पुष्पा की आज शादी है और पुष्पा शादी से गायब है, लेकिन वो तो भंवर सिंह के साथ में जश्न मना रहा है। और यहाँ पर भंवर सिंह और पुष्पा काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन आता है कहानी में ट्विस्ट और पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात बताने लगता है और पुलिस स्टेशन में उसने जो भी बात उसे कही थी वो उसे अभी तक याद है। वो अभी तक इसीलिए चुप था क्योंकि उसकी माँ खुश थी और माँ इसीलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो रही थी, इसीलिए वो इतने दिनों से चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन आज के बाद तेरे पास कोई पैसा नहीं पहुँचेगा और तेरे वर्दी की इज्जत भी कोई नहीं करने वाला। साथ में वो भंवर सिंह के कपड़े भी उतरवा देता है और अपने भी उतार देता है और कहता है कि अगर ऐसे ही बिना कपड़ों के पब्लिक में चला तो कोई भी पुष्पा को कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर तू पब्लिक में चला गया तो तुझे कुत्ता भी नहीं थूकेगा, उल्टा और तुझ पे भौंकेगा। पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह की उसकी औकात बताकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर भंवर सिंह भी आग बबूला हुआ होता है और घर आकर सबसे पहले वो पुष्पा के दिए हुए पैसों में आग लगा देता है और फिल्म के लास्ट में हम पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी को होते हुए देख पाते हैं और यहीं पर पुष्पा मूवी पार्ट 1 खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।